हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो यार आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के बारे में, दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड्स। तो यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात किया था फिजिकल क्वान्टिटीज़ के बारे में, है कि नहीं। तो यार हमने फिजिकल क्वान्टिटीज़ को क्लासीफाई भी किया था, लेकिन इस चैप्टर में है ना हम फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यार स्केलर क्वांटिटी यार ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अरे बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है आपका, डिस्टेंस, मास, वर्क, ये सारी क्या आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। यार ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, यानी ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्या क्या एग्जांपल्स है आपके, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। नेक्स्ट क्या आपका, हाउ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड, यानी आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। सबसे पहला तरीका आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सेकंड है आपका इक्वेशन के फॉर्म में। नाउ इन केस ऑफ पिक्टोरियल आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी आपका ये जो एरो है इसका जितना भी लेंथ होगा, है कि नहीं, वो आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, वाइल आपको जो डायरेक्शन चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एरो को शो कर सकते हो। आ रही बात समझ में। अच्छा, इन केस ऑफ इक्वेशन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो, सपोज आपके पास एक वेक्टर है ना, इसका नाम क्या दिया, वेक्टर ए। नाउ इसको आप किसके टर्म्स में लिखोगे, सपोज ये जो आपका मॉड वाला टर्म है ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा और ये जो उसका कैप वाला टर्म है इसको आपका ये आपका डायरेक्शन बताएगा। आ रही बात समझ में। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर। नाउ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, यानी इसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना। व्हाट इज़ इक्वल वेक्टर्स, यार दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द दोनों का एरो है ना, वो दोनों क्या है, सेम है और दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। आ रही बात समझ में। इसलिए हम ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या आपका ऑपोजिट वेक्टर। तो यार ऑपोजिट वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो यार क्या होता है ऑपोजिट वेक्टर, तो यार ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। यानी सेम मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, दैट इज़ यहाँ जो वेक्टर है आपके ए और बी, दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों का लेंथ ऑफ एरो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर, है ना। सपोज यार मैंने आपको बोला कि आपके पास दो वेक्टर है ना, ए, यहाँ पे एक वेक्टर है ए और यहाँ पे एक वेक्टर है बी, है ना। अब ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये अकेले उन दोनों के बराबर होगा। आगे क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो यार ऐसा वेक्टर है ना जो हमें बेसिकली पोजीशन बताता है किसी भी पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। नाउ ऐसा वेक्टर जो बेसिकली सेम लाइन में लाई कर रहा है, आ रही बात समझिए, या फिर पैरेलल लाइन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में दे रखा। नेक्स्ट क्या आपका यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो यार ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नाउ देखो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। तो सपोज यहाँ पे आपका जो वेक्टर ए था, है ना, उसी का इसका ये वाला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, हमने उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, एक यूनिट वेक्टर मिला। क्या मिला, एक यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या आपका वेक्टर ऑपरेशंस। यार वेक्टर पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है ना, जैसे कि वेक्टर पी मान लो। नाउ वेक्टर पी को आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। आ रही बात समझ में, है ना। 2 क्या है आपका, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में। सपोज आपने पी को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्चुअल में क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि 1 से आप -1 से मल्टीप्लाई कर, सिंपली क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका 3 गुना लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपका
नेक्स्ट आप उस पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो। सपोज आपके पास दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर है ए बी, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरा एक वेक्टर है बी सी, उसका मैग्नीट्यूड है 7 सेंटीमीटर। ना अगर ये दोनों वेक्टर जो हैं आपके पैरेलल हैं तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर सकते हो। और ये बात समझ में, दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 5 + 7 = 12 सेंटीमीटर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट सपोज आपके जो वेक्टर्स है वो एंटी पैरेलल। ना व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पैरेलल? दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट्स है। सपोज आपका ए बी है, उसका लेंथ कितना 11 और बी सी जो है आपका कितना है, उसका 5 है। आ रही बात समझ में? तो दोनों को जब एंटी पैरेलल है तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? और ऑलवेज रिमेंबर ये आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यार नेक्स्ट क्या दिया आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यार इससे पहले हमने जो देखा, जो वेक्टर्स थे आपके या तो पैरेलल थे या तो एंटी पैरेलल थे। तो क्या होगा अगर वो मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएं, तो हम उस केस में हम क्या लगाते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, बाय यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं, मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है कि नहीं। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के हमें पता है 3 साइड होते हैं, तो लेकिन दो जो साइड है ना, दो साइड जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, बाय द थर्ड साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी, है ना, तो वो दोनों बेसिकली ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी जो आर वेक्टर है ना, वो आपका थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज श्योर, बट एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। जैसे आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, आपने पहले ऐसे गए, आगे ए गए, नेक्स्ट बी की तरफ गए, तो आप सी की तरफ ऐसे नहीं आ रहे हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। आ रही बात समझ में? आई होप यू गेट दिस, ठीक है। और इन दोनों का और ये जो आपका आर वेक्टर होगा, है ना, वो इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यार इसका क्या कहना है कि जब दो वेक्टर आपने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है आपका, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका वेक्टर जो है ओरिजिनेट हो रहा है। आ रही बात समझ में? है कि नहीं। तो आगे क्या बोलते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, वो क्या होगा, बेसिकली डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो वेक्टर है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट से आपको डायगोनल बनाना है कि नहीं। वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आर वेक्टर है इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आइए पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हम किस तरीके से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपका दे रखा है। यहाँ पे ओ ए जो है वो आपका वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइल ओ बी जो है आपका वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि आपका जो ओ ए है आपको यहाँ को उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है टू ओ डी, यानी ओ ए को आपको ओ डी तक एक्सटेंड करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट सी डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, यानी आपका जो सी डी है इसको आपने कंस्ट्रक्ट किया है जो कि परपेंडिकुलर है ओ ए के। आ रही बात समझ? अच्छा, द मोमेंट आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे यू विल फाइंड यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है कि नहीं। इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया। आ रही बात समझ में? अच्छा, आपको पता है ओ डी जो है उसको आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ए डी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ डी को। अच्छा, द मोमेंट आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल फाइंड यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी क्या लगाओगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। जैसे ही लगाओगे यू विल फाइंड दिस। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल बना है दैट इज ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या हो रहा है, ये भी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा, है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अच्छा, इसमें अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ एडजेसेंट क्या है आपका ए डी और हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? ये सेम वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है कि नहीं, यू विल फाइंड दिस। ठीक है, अच्छा। नाउ ये सारे वैल्यूज़ को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आ रही बात समझ में? ठीक है, जो आपका वेक्टर है उसका आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये आर स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे आप इसका वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आर अंडर रूट में मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्या दिया आपका, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं tan अल्फा से। tan अल्फा क्या बोलता है, tan अल्फा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में लगाओगे देन tan थीटा इज इक्वल टू
नाउ सपोज आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, दैट इज ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, है कि नहीं। अच्छा, तो एंगल अल्फा जो tan अल्फा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है आपका CD या फिर DC आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय OD। आ रही बात समझ में, ठीक है। OD को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, OA प्लस AD, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है। अच्छा, ना अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ये पर्टिकुलर ट्रायंगल भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बेसिकली अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूं, आई विल गेट DC अपॉन AC, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट हाइपोटेनियस साइड। आ रही बात समझ में, है कि नहीं। तो यहाँ से DC का वैल्यू यू विल गेट दैट इज AC साइन थीटा। इस सारे वैल्यूज़ को जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे देन यू विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। आ रही बात समझ में। यहाँ से tan को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लेके जाओगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ये एंगल कैलकुलेट होता है। आ रही बात समझ में। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। तो यार नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, है ना। सपोज आपको मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर दिया दैट इज वेक्टर है ना। अगर आपने किसी तरीके से इस पर्टिकुलर वेक्टर को इसी के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो यार सपोज मान लीजिए जो वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है इस पर्टिकुलर एक्सेस से, है ना। अच्छा, तो जिस पर्टिकुलर एक्सेस से आपका ये थीटा एंगल बनाता है वहाँ पे आपका कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा आता है। अच्छा, वाइल जिससे वो नहीं बनाता है ना उसको हम लिखते हैं साइन थीटा, ये मान के चलिए। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करके, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं फिर समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, डेफिनेशन क्या दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। यार अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम लॉ देखा था, है ना। वहाँ पे क्या बोलता था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वैल्यू क्या होता है, बेसिकली आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में, है ना। यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अच्छा, ना देखो यहाँ पे आपका जो R वेक्टर है वो RX वेक्टर प्लस RY वेक्टर के इक्वल है, उन दोनों के सम के इक्वल है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो RX वेक्टर है आप उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पे RX को देखो, RX वेक्टर को मैंने RX और I कैप लिखा है। ये RX क्या डिनोट कर रहा है, RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। अच्छा, आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, उसका डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। सिमिलरली जे के लिए भी मैंने कर रखा है, मतलब वाई के लिए भी मैंने कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC, है ना। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा, तो यहाँ से आपका RX का वैल्यू मिल जाएगा, यू विल फाइनली गेट R cos थीटा, और साइन थीटा लगाओगे देन यू विल गेट RY का वैल्यू दैट इज़ R साइन थीटा। अच्छा, ना ये जो दो इक्वेशंस आपको यहाँ मिली हैं, दोनों को अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर करोगे और साथ में ऐड करोगे, है ना, देन यू विल फाइनली गेट दिस, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे देखो R स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, यू विल कॉमन ले लोगे तो आपको ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है ना। तो इस तरीके से आपका R स्क्वायर इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, या फिर सिंपली आप अंडर रूट ले लोगे तो यू विल गेट दिस आंसर एज R इक्वल टू अंडर रूट में RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। आ रही बात समझ में, इस पैटर्न में आता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इनकेस आपको डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा था आपका ट्रायंगल क्या है, AOC, ट्रायंगल AOC। इसमें अगर आप tan थीटा लगाओगे यू विल फाइंड सिंपली गेट RY अपॉन में RX, है ना। आपका tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, ये सिंपली इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा RY, और ये क्या है आपका RX है। दोनों को डिवाइड करोगे आपका tan थीटा आ गया। यहाँ से आप tan को वहाँ पे भेज दो तो यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ब्रैकेट में RY अपॉन RX। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। तो यार वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट करके, है ना, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वाइल दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे दो वेक्टर है आपका, वेक्टर A और एक वेक्टर B, दोनों के बीच में डॉट लगा दिया, सिंपली स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में। अच्छा, अगर आपका वही दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में आपने क्रॉस लगा दिया, देन दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट यानी आपका क्रॉस प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में। अच्छा,
आइए इसको डिटेल में समझते हैं ना। सबसे पहला है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ये है वेक्टर पी, ये है वेक्टर क्यू, दोनों के बीच में जो भी एंगल है ना दैट इज एंगल थीटा। अच्छा, तो यहाँ पे इस स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे रखा है, क्या बोलता है कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी जो आपके वेक्टर्स हैं नॉन जीरो होने चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, उस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर का आप उन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या करो, प्रोडक्ट करो। क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, और दोनों के बीच का एंगल क्या लोगे, कोसाइन। कोसाइन यानी किसकी बात कर रहा है, कॉस थीटा की बात कर रहा है। अरे बात समझ, जैसे देखो यहाँ पे आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है यानी स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है ना। ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, देखो पी इंटू क्यू कॉस थीटा, मतलब पी क्यू कॉस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आपका पी क्यू कॉस थीटा के। अरे बात समझ, यानी पी क्या है आपका, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्यू क्या है आपका, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या लिया गया है आपका, कॉस थीटा। यहाँ पे देखो थीटा क्या डिनोट कर रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वाले आपका डॉट क्या डिनोट कर रहा है, यानी डॉट डिनोट कर रहा है आपका डॉट प्रोडक्ट यानी आपका स्केलर प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आइए उसको भी समझते हैं ना। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ होता है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। ना व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ, आप पी डॉट क्यू करो या क्यू डॉट पी करो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अरे बात समझ। अच्छा, नेक्स्ट किसको ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर सपोज आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ना, सपोज आपके तीन वेक्टर्स है पी क्यू आर, ये तीन वेक्टर्स हैं। अच्छा, तो आपने क्या किया, पी और क्यू और आर को ऐड कर दिया है ना, आपने क्या कर दिया, क्यू और आर को ऐड कर दिया और पी के साथ आप डॉट कर रहे हो, है कि नहीं। तो सिंपली आपका इक्वल हो जाएगा किसके साथ, पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर के। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर मान लो दो वेक्टर आपके इक्वल हो गए, जैसे पी और क्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यार किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है आपके, इक्वल है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपका इन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। तो यार बेसिकली देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर पी और एक है वेक्टर क्यू, है ना। तो यार ये जो वेक्टर पी है ये बेसिकली आपने इसको ब्रेक कर रखा है दो कंपोनेंट्स में। सबसे पहला एक्स एक्सेस में ब्रेक कर दिया, वाइल दूसरा आपने वाई एक्सेस में ब्रेक कर दिया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलर चीज़ आपने क्यू के साथ भी कर रखा है, इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रखा है। अच्छा, अब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे, है ना, क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी सिमिलर टर्म्स है यानी एक्स वाले टर्म्स है आप सिंपली उनका प्रोडक्ट ले सकते हो। आ रही बात समझ में, है ना। और जो आपके वाई वाले टर्म्स है उनका भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। अच्छा, उनके मैग्नीट्यूड का सिंपली प्रोडक्ट ले सकते हो। अच्छा, उन दोनों का सम करोगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है दैट इज नेक्स्ट क्या दे रखा है, सपोज आपके पास दो वेक्टर है, आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, दैट इज पी क्यू कॉस थीटा, यानी उनके बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, मान लो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। सो इन दैट केस हमें क्या पता चलता है कि उनके बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल है, 90 डिग्री, मतलब दोनों भी वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है, यानी उनके यूनिट वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप यू गेट दिस। मान लो जो आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, वो जीरो से बड़ा आ रहा है, तो इन दिस केस क्या होगा, उनके बीच का जो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। आ रही बात समझ में, यानी उस केस में हम वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, यानी उनकी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी आई डॉट आई लोगे या जे डॉट जे लोगे तो उसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड केस क्या दे रखा है, सपोज आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया और उसका वैल्यू जीरो से कम आ गया, तो उस केस में बेसिकली एंगल क्या होगा उनके बीच का, 180 डिग्री। आ रही बात समझ में, है ना। उस टाइप के वेक्टर्स को हम बोलते हैं दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इस केस में अगर आप उनके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे यू विल गेट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एज -1। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। तो यार नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर पी और एक है वेक्टर क्यू। ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा। अच्छा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, दैट इज पी क्यू साइन थीटा। इनके बीच का जो एंगल होता है साइन थीटा के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है, द वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। आपको साइन थीटा किसका लेना, स्मॉलर एंगल का। ठीक है, बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या डिनोट करता है, आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वाइल जो आपका ये एक्स डिनोट कर रहा है, ये एक्स क्या डिनोट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। नाउ ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है कि नहीं। डायरेक्शन कहाँ से आएगा,
द डायरेक्शन, यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसे आएगा, नोट करके दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। आपका जो डायरेक्शन है वो कैसे दिया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में या जूनियर क्लास में पढ़ रखा है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यार ये बेसिकली देखो, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है ना, ये वायलेट कर जाता है। क्या बोल रहा है, पी क्रॉस क्यू करोगे वो नॉट इक्वल होगा क्यू क्रॉस पी के, है ना, यानी इन दोनों को ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अरे बात समझ में, ठीक है, सिंपली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है दैट इज, ये ओबे करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, यानी आप बेसिकली पी क्रॉस क्यू प्लस आर वेक्टर करोगे, यू विल गेट सिंपली लाइक दिस, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर है पी इक्वल टू क्यू, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है ना। बोथ वाला क्या दे रखा है, इन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। सपोज आपके पास दो वेक्टर है ना, p इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, है कि नहीं। अच्छा, यानी एक्स एक्सेस में कुछ उसका कॉम्पोनेंट है और वाई एक्सेस में कुछ कॉम्पोनेंट। सिमिलरली आपके पास क्यू वेक्टर है, उसका भी कुछ कॉम्पोनेंट एक्स में बिलोंग कर रहा है और वाई में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, है ना, यानी आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। इस तरीके से जो भी इसका वैल्यू है आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखा है, दैट इज, मान लो आपके पास दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, है ना, तो बेसिकली उसका आंसर किसके इक्वल आता है, पी क्यू साइन थीटा के। आ रही बात समझ में, यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मान लो यहाँ पे पी और क्यू का आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, उसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो इन दैट केस बेसिकली वो वेक्टर कैसे हो सकते हैं, आपके पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी आप उसका अगर यूनिट वेक्टर का आई क्रॉस आई करोगे या जे क्रॉस जे करोगे, सो यू विल गेट सिंपली गेट 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसका आंसर जो है 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो उनके बीच में क्या एंगल हो सकता है, उनके बीच में एंगल हो सकता है 90 डिग्री। क्या हो सकता है 90 डिग्री। आ रही बात समझ में। इस टाइप के वेक्टर्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी यूनिट वेक्टर का आई क्रॉस जे करोगे जब आप, है ना, तो इक्वल टू के आ जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आ जाएगा। तो ये इस पैटर्न में चलता है, ठीक है। ओके, ना एक और पॉसिबिलिटी है सब। ना थर्ड केस क्या बोल रखा है कि मान लो आपने पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर किया, उसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में एंगल क्या हो सकता है, 180 डिग्री। इन केस ऑफ 180 डिग्री हम वेक्टर्स को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यानी इनके यूनिट वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे देन यू विल गेट सिंपली इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। नाउ व्हाट इज कैलकुलस, इट इज अ स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन अ मैथमेटिकल क्वांटिटीज। यार बेसिकली किसी भी क्वांटिटीज के अंदर, है ना, अगर कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है तो उसको हम बेसिकली स्टडी करते हैं अंडर कैलकुलस। सारी बात समझ में। सपोज मान लीजिए कोई एक कंट्री है, उसका पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, कैलकुलस के अंदर। अच्छा, ना कैलकुलस जो है ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। आगे क्या दे रखा है, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज फर्स्ट डेवलप बाय G.W. लेबनीज एंड सर आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी। अरे बात समझ में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव। ध्यान दो, है ना, बेसिकली क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, जिसको हम dy बाई dx के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए मैंने दे रखी है ना, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स आपने वहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है दैट इज एस, है ना। तो ऐसे फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव निकालते हो तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो बेसिकली बाहर आ जाएगा, और जो फंक्शन है उसका आप बेसिकली डिफरेंशिएट निकाल सकते हो, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि बेसिकली आप मान लो दो फंक्शन, दोनों का आप सम कर रहे हो, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव हो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी यहाँ रूल्स आपको दिए गए हैं ना, इस तरीके से जितने भी रूल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं ना, आप यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर सकते हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे को फॉर्मूलेस दे रखे हैं रिलेटेड टू डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। ये सारे फॉर्मूलेस को आपको लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। लाइक जो आप डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, उसका रिवर्स प्रोसेस यानी उसका ऑपोजिट प्रोसेस, है ना। अच्छा, क्या बोलता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर मेनली डिनोटेड एज, यहाँ पे देखो इंटीग्रल का साइन दे रखा है ना, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, वही चीज़ दे रखा है जैसे कि दो फंक्शन है, आपको दोनों का इंटीग्रल निकालना है तो आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? अगर मान लो इंटीग्रल में आपके पास इंटीग्रेशन करते वक्त आपके पास कोई कांस्टेंट है फंक्शन के अंदर, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, है कि नहीं, और फिर फंक्शन को आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो। समथिंग लाइक दैट यहाँ दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत सारे फॉर्मूलेस दे रखे हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, है ना। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।